कहानी शुरू होती है सोरा, जो 18 साल का एक कुंवारी लड़की है जिसका कोई दोस्त नहीं है। वह अपना सारा समय एक अंधेरे कमरे में गेम खेलने, एनर्जी बार खाने और गेटोरेड पीने में बिताता है। अपराध में उसकी साथी उसकी छोटी बहन शिरो है, जो 11 साल की लोली है। वह भी अपने भाई की तरह ही घर में रहती थी और स्कूल नहीं जाती थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे आपके जैसे ही हैं? वे वास्तव में गेम खेलने में बहुत बहुत अच्छे हैं। उन्हें अच्छा कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वे खेलों की दुनिया में एक शहरी किंवदंती की तरह हैं। वे 4 पात्रों की एक टीम के रूप में खेलते हैं, जिनके नाम हमेशा खाली छोड़ दिए जाते हैं और इसीलिए हर कोई उन्हें टीम ब्लैंक कहता है। सोरा और शिरो एक ही समय में दो-दो पात्रों को नियंत्रित करते हैं और एक ही समय में हजारों खिलाड़ियों को हराते हैं, तब भी जब उनके प्रतिद्वंद्वी असीमित मैना रखने के लिए चीट कोड और मॉड का उपयोग करते हैं। एक लंबे गेमिंग सत्र के बाद शिरो थक जाती है, इसलिए वह अपने नियंत्रकों को सोरा के पैरों के नीचे रख देती है, ताकि वह अकेले ही सभी 4 खातों का उपयोग करके खेल सके। सोरा की पिछले सप्ताह से ही नींद गायब है, लेकिन उसकी मां ने एक भी बच्चे को नहीं उठाया, इसलिए वह पूरी रात 4 अलग-अलग स्क्रीनों पर 4 अलग-अलग पात्रों को नियंत्रित करते हुए खेलता है। सुबह में उसे अचानक एक ईमेल मिलता है और शिरो उसे इसे प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि यह किसी मित्र का हो सकता है। सोरा ने हंसते हुए अपनी बहन से पूछा कि वह कब व्यंग्य करने में इतनी अच्छी हो जाती है। शिरो ने स्वयं मेल की जांच करने का निर्णय लिया और उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे टीम ब्लैंक को संबोधित किया गया था। सोरा उत्सुक है, क्योंकि उनकी पहचान कभी भी दुनिया के सामने उजागर नहीं की गई है और वह इससे जुड़े लिंक की जांच करता है, जो शतरंज के खेल के लिए निमंत्रण के रूप में सामने आता है। जब शिरो वापस सोने जाती है, तो वह अपने भाई को शुभकामनाएं देती है, लेकिन सोरा उसे जगाती है, क्योंकि वह उन दोनों के बीच बेहतर शतरंज खिलाड़ी है। हालांकि इस बार वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही है, वह वास्तव में मुश्किल है। इसलिए सोरा उसका समर्थन करते हुए कहती है कि एक साथ मिलकर वे टीम ब्लैंक हैं और वे कभी नहीं हारते हैं। वह लॉली को अपनी गोद में बैठाता है, जिससे उनके एफबीआई आदमी को संदेह हो जाता है, और फिर वे पूरे दिन एक अजनबी के साथ शतरंज खेलते हैं और अपना दिमाग लगाने के बाद अंततः वे जीत जाते हैं। शिरो का कहना है कि यह पिछले कुछ समय में खेला गया सबसे कठिन खेल था, और फिर अचानक उन्हें उसी व्यक्ति से एक और मेल मिलता है, जो कहता है कि यह दुनिया उनके जैसे प्रतिभाशाली गेमर्स के लिए वास्तव में एक परेशान करने वाली जगह होगी। सोरा सहमत है, क्योंकि अगर वह जीवन को एक खेल के रूप में सोचते हैं, तो कोई नियम या लक्ष्य नहीं है और 7 अरब से अधिक खिलाड़ी जो चाहें कर रहे हैं। एक अजनबी उनसे पूछता है कि वे उस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं जहां नियम और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, और सोरा कहता है कि वह उन्हें वहां भेजने के लिए ट्रक्कुन से प्रार्थना करेगा। जैसे ही वह यह प्रतिक्रिया टाइप करता है, उनके कमरे की सभी स्क्रीनें खराब होने लगती हैं। अचानक एक स्क्रीन पर 2 हाथ आते हैं, जो सोरा और शिरो को बताते हैं कि वे गलत दुनिया में पैदा हुए हैं और वह उन्हें उस स्थान पर ले जा रहा है जहां वे हैं, क्योंकि ट्रक्कुन इस समय अन्य अपमानों से निपटने में व्यस्त है। अचानक उनके कमरे की छत फट जाती है और सोरा और शिरो बाहरी अंतरिक्ष में गिर जाते हैं। जैसे ही वे एक अजीब ग्रह पर गिरते हैं, एक चीख निकलती है और एक लड़का उनके साथ आता है, उनका अपनी दुनिया में स्वागत करता है। वह उन्हें बताता है कि यह डिसबोर्ड नामक खेलों की दुनिया है, जहां लोगों के जीवन से लेकर राष्ट्रों की सीमाओं तक सब कुछ खेलों के माध्यम से तय होता है। शिरो उससे पूछता है कि वह कौन है, और लड़का अपना परिचय इस दुनिया के देवता टेट के रूप में देता है। यह इस संसार के 10 नियमों का पाठ करने लगता है। पहला, दुनिया में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरे, खेलों के माध्यम से सभी झगड़ों का समाधान हो जाता है। तीसरा, दोनों पक्षों को शर्त लगानी चाहिए कि वे सहमत हों कि वह समान मूल्य का है। और चौथा, दांव के रूप में कुछ भी लगाया जा सकता है और कोई भी खेल खेला जा सकता है। पांचवां नियम कहता है कि चुनौती देने वाली पार्टी को नियमों के अनुसार खेल का निर्णय लेने का अधिकार है। और छठा नियम कहता है कि खेल में लगाए गए दांव को बरकरार रखा जाना चाहिए। सातवां नियम कहता है कि समूहों के बीच संघर्ष का निर्णय उनके नामित प्रतिनिधियों के बीच खेल से होता है। 8 नियम कहते हैं कि धोखाधड़ी करते हुए पकड़े जाने का मतलब है तुरंत नुकसान। और 9वां नियम कहता है कि इन नियमों को कभी नहीं बदला जा सकता है। सोरा टेट पर चिल्लाती है, उसे बताती है कि यह इस दुनिया के नियमों का पालन करने का समय नहीं है, क्योंकि वे जमीन पर उतरने वाले हैं। वे ऐसा करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें खरोंच तक नहीं आती।
टेट सोरा की ओर देखता है और उसे मौज मस्ती करने के 10वें और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताता है, और इसके साथ ही वह आकाश में जाकर सोरा और शिरो को यह कहते हुए अपनी आवाज गायब कर देता है कि वे जल्द ही फिर से मिलेंगे। सोरा और शिरो ये देखने के लिए उठते हैं कि क्या हो रहा है, और उन्हें पता चलता है कि वे ड्रैगन जैसे राक्षसों के साथ एक अलग दुनिया में हैं, और वे रोना शुरू कर देते हैं, ये महसूस करते हुए कि शायद पृथ्वी कोई गंदी जगह नहीं है। वे निकटतम मानव बस्ती की रक्षा करना शुरू करते हैं और रास्ते में कुछ चोरों से टकराते हैं, लेकिन चोर भी खेल में उनसे जीते बिना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो फिर से एक असंभव कार्य है। उन्हें हराने और उनकी हर चीज छीनने के बाद सोरा इस दुनिया की विद्या सीखती है। बहुत समय पहले इस दुनिया के देवताओं के बीच एक खूनी और क्रूर युद्ध हुआ था, जिन्होंने सच्चे देवता की उपाधि प्राप्त की थी। बहुत अधिक रक्तपात के बाद युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया और कोई भी नहीं जीता। एकमात्र देवता जिसने उस युद्ध में भाग नहीं लिया, वह खेल का देवता टेट था, और वह डिफॉल्ट रूप से विजेता बन गया। सच्चा भगवान बनने के बाद टेट ने अन्य सभी देवताओं को शाप दिया, जिनकी हिंसा ने इस दुनिया को तबाह कर दिया था, और फिर 10 नियमों की पूरी सूची बनाई और उन्हें दुनिया में रहने वाली 16 जातियों के लिए घोषित किया, और उनसे कहा कि वे ऊपर उठने के लिए हर चीज का उपयोग करें। दुनिया उस जानकारी के साथ सोरा और शिरोपास के शहर में जाते हैं, फिर भी एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपकी योग्यता इस बात से तय होती है कि आप खेल में कितने अच्छे हैं। जल्द ही वे एल्किया की राजधानी पहुंचते हैं, जहां अगले राजा का चयन करने के लिए एक भव्य जुआ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सोरा को विवरण एक बूढ़ी गोरी वेश्या से पता चलता है, जो अपनी उम्र छुपाने के लिए बहुत अधिक मेकअप पहनती है। वह उसे बताती है कि दिवंगत राजा की इच्छा थी कि उनके देश के सबसे बड़े जुआरी को अगला राजा बनाया जाए। फिर वह गुलाबी बालों वाली कुतिया की ओर इशारा करती है, जो खेल खेलते समय लगभग रोने लगती है, और कहती है कि वह स्टीव है, जो पिछले राजा की पोती है, लेकिन उसकी इच्छा के कारण उसे हर किसी की तरह खेल खेलना होगा। हालांकि वह लगभग शायद हार जाती है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी इस समय सबसे मजबूत खिलाड़ी है। सोरा के तत्व को वेश्या के भरे हुए पर्स की झलक मिलती है, और वह उसे एक खेल के लिए चुनौती देती है। उसने उससे अपने सारे पैसे दांव पर लगाने के लिए कहा, और बदले में वह खुद को शिरों में दांव पर लगाने जा रहा है। बूढ़े हक से कह रहा है कि वह उनके साथ जो चाहे कर सकती है, जबकि एक हैरान है, वह शर्तों को स्वीकार करती है, क्योंकि कम से कम वह शिरो को एप्स्टीन द्वीप भेज सकती है। उसके और सोरा के नियमों का पालन करने के बाद वह कार्ड बांटना शुरू कर देती है और पूरा घर पाने के लिए चुपचाप धोखा देती है, लेकिन सोरा यह बताकर उसे स्तब्ध कर देती है कि उसके पास रॉयल फ्लश है। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन सोरा उसे बताती है कि वह नियमों के अनुसार हार गई है, और उसका पर्स छीन लेती है। जैसे ही वे चले जाते हैं, शिरो उसे बताता है कि यह घोर धोखाधड़ी थी, और सोरा का कहना है कि नियम 8 कहता है कि वे केवल तभी हारते हैं जब वे धोखाधड़ी करते हुए पकड़े जाते हैं। इसलिए जब तक वे पकड़े जाते हैं तब तक ठीक है। उसके बाद सोरा अंत में एक कमरा बुक करती है, जबकि शिरो स्टिफ और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच मैच देखती है। वह बता सकती है कि स्टीव मैच हारने वाली है, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी धोखा दे रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही है कि कैसे। सोरा कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाती है और देखती है कि हुड पहने लड़कियां चमकती आंखों से उन्हें घूर रही हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि इस दुनिया में जादू मौजूद है, और बैंगनी बालों वाली कुतिया धोखा देने के लिए उसी का उपयोग कर रही है। जैसे ही स्टेफ अपनी चाल चलने वाली होती है, सोरा उसके पास जाती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी धोखा दे रहा है, और फिर अपने कमरे में चली जाती है। एक बार जब वे कमरे में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो सोरा उन गैजेट्स और सोलर चार्जर की जांच करती है जो वे यहां आने पर अपने साथ लाए थे, और सोचते हैं कि इतना ही उनकी मदद के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाता है। सोरा यह देखने जाता है कि यह कौन है, और उसे आश्चर्य होता है कि गुलाबी बालों वाली राजकुमारी जो जुए में सब कुछ हार गई है, और अब वह सिर्फ एक तौलिया पहने हुए है और सोरा से उसे अंदर आने देने के लिए कह रही है। एक बार जब वह उसे कमरे में जाने देती है, तो स्टीव उसे यह न बताने के लिए मना कर देती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे धोखा दे रहा था, क्योंकि तब वह जीत सकती थी। हालांकि इसके बदले उसने सब कुछ खो दिया, और अब वह कभी राजा नहीं बनेगी। जबकि एक सच्चे पूंजीपति की तरह सोरा उसकी पीड़ा में एक अवसर देखती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। कहती है कि वह बेवकूफ थी और चाल भी नहीं समझ सकती थी, इसलिए वह अब राजा बनने के लायक नहीं है। वह अपने दादाजी को भी इस मिश्रण में शामिल करना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि स्टीव को यह मूर्खता
उस बूढ़े पाद से विरासत में मिली होगी जिसने अपने उत्तराधिकारी का फैसला करने के लिए एक जुआ टूर्नामेंट का आयोजन किया था। स्टीव गुस्से में है क्योंकि कोई भी उसके दादाजी की निंदा करने से नहीं बचता। वह सोरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोकता है और कहता है कि अगर वह बदला लेना चाहती है तो वे एक खेल खेल सकते हैं। वह उससे कहता है कि वे रॉक पेपर कैंची खेलेंगे, और फिर उसने घोषणा की कि वह केवल पेपर कैंची खेलेगा। यदि वह पेपर के अलावा कुछ और खेलता है तो वह हार जाएगा, लेकिन यदि वह ऐसा करते हुए उसे हरा देता है तो मैच टाई माना जाएगा। शर्तों को समझाने के बाद सोरा दांव की व्याख्या करता है। वह कहता है कि अगर स्टीफ जीतती है तो वह वही करेगी जो वह कहेगी, और अगर वह जीतती है तो उसे वही करना होगा जो वह कहेगी। टाई के मामले में वह उसे एक संकेत देगा और वह उसे पर्स के रूप में संकेत देते हुए उस पर एहसान करेगी। स्टीव सोचती है कि अगर वे आकर्षित होते हैं तो उसे सिर्फ पैसा चाहिए, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर लेती है। वह सोचती है कि उसे कौन सी चालें चलानी चाहिए और अंत कैंची से होता है, लेकिन सोरा रॉक का उपयोग करती है और उनके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक टाई है। स्टीव निराश है, लेकिन वह सोरा से कहती है कि वह उसे रहने के लिए जगह देगी। हालांकि वह उसे याद दिलाता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसे रहने के लिए जगह या पैसा चाहिए, बल्कि उसने सिर्फ एक एहसान चाहा था। स्टीव को एहसास होता है कि उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, और फिर सोरा अपनी असली इच्छा प्रकट करने के लिए आगे बढ़ती है। वह स्टीव को उससे प्यार करने का आदेश देता है, जिससे वह और शिरो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोरा ने गर्व से अपनी बहन को अपनी योजना समझाते हुए कहा कि चूंकि खेल के नियम पूर्ण हैं, इसलिए उसे उनका पालन करना होगा और उसके प्यार में पड़ना होगा। एक बार ऐसा हो जाने पर वह उससे कितनी भी धनराशि प्राप्त कर सकता है। शिरो उससे कहता है कि वह बस इतना कह सकता है कि स्टीव अब उसका है, और उसे बिना किसी भावनात्मक बोझ के वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता था। वह उससे निराश है क्योंकि वह उसकी भावनाओं में बह गया था, और सोरा को अचानक एहसास हुआ कि उसके पूरे जीवन में उसके साथ रहने से यह डर पैदा हो गया कि उसे कभी भी एक प्रेमिका नहीं मिलेगी जो उसके मस्तिष्क के तर्कसंगत हिस्से पर हावी हो जाएगी। वह दीवार पर अपना सिर पीटना शुरू कर देता है, और फिर शिरो उस गद्दार कहता है, क्योंकि उसने कहा था कि वह एकमात्र लड़की थी जिसे वह अपने जीवन में चाहता था। सोरा तुरंत माफी मांगता है क्योंकि अल्बामा में उसके पास कोई अच्छा घर नहीं है, और न ही उसकी एफबीआई को अपने पीछे फंसाने की कोई योजना है। जैसे ही सोरा अपनी बहन से माफी मांगते हुए झूमती है, स्टीव नाराज हो जाती है क्योंकि वह स्वीकार नहीं कर पाती है कि शर्त के कारण उसे इस हारे हुए व्यक्ति से प्यार हो जाएगा। हालांकि जैसे ही वह सोरा को देखती है, नियमों की शक्ति उसे उसके लिए अत्यधिक आकर्षक बनाती है, और वह उसके किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती है। शिरो ने सोरा के साथ अपने रिश्ते में तीसरे पहिए को स्वीकार करने का फैसला किया और उसे उसकी ओर लात मारी ताकि वह कुंवारी होने से स्नातक हो सके। स्टीव घबरा जाता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है, और फिर अचानक सोरा और शिरो दोनों गड़बड़ करने लगते हैं। वे अपनी माँ के पसंदीदा खिलौने की तरह कांपते हैं और एक दूसरे को बुलाने लगते हैं, क्योंकि जब वे एक साथ नहीं होते हैं तो वे सामान्य रूप से काम करना बंद कर देते हैं। जब स्टीव दरवाजा खोलती है तो वे सामान्य हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और उसे भ्रमित करते हैं। वैसे भी वह सोरा के अनुरोध को पूरा करती है और उसे शिरो में अपने महल में ले जाती है, जहां वे उसे बताते हैं कि वे दूसरी दुनिया से हैं। वह उसे दुनिया और इंसानों की स्थिति समझाती है। इस दुनिया में 16 बुद्धिमान जातियां हैं जिन पुराने देवताओं को टेट ने हराया था। वे मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली थे और समूह में सबसे कमजोर थे। रैंकिंग जादू का उपयोग करने की उनकी क्षमता से तय होती है, और चूंकि मनुष्य जादू का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वे सबसे अंत में मरते हैं। इतना ही नहीं, एल्किया राज्य ही एकमात्र मानव क्षेत्र है, क्योंकि अन्य सभी राज्यों को अन्य जातियों ने विभिन्न खेलों के माध्यम से जीत लिया था। सोरा को एहसास हुआ कि स्टीव ये नहीं बता सकी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कल धोखा दे रहा था, क्योंकि वह उसका जादू भी नहीं देख पाई थी। वह यहाँ अपना काम शुरू करने से पहले इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ की सभी किताबें कोई अन्य भाषा नहीं है। सोरा कहती है कि उसे भाषा सीखनी होगी, लेकिन फिर शिरो उसे बताती है कि उसने सिर्फ एक किताब पढ़कर भाषा सीख ली है। सोरा उसकी प्रशंसा करती है, उसे प्रतिभाशाली कहती है, और स्टीव को विश्वास नहीं हो रहा है कि शिरो जैसी लड़की सिर्फ पढ़कर भाषा सीख सकती है। यदि शिरो और सोरा उतने ही कुशल हों जितना वे होने का दावा करते हैं, तो वे एल्के और पूरी मानवता को बचाने की आशा हो सकते हैं। फिर वह उन्हें बताती है कि उसके दादाजी ने अन्य प्रजातियों के खिलाफ जीतने के लिए कई बार अपने क्षेत्रों पर दांव लगाया, लेकिन वह हमेशा हार गए, और यही कारण है कि हर कोई उन्हें मूर्ख राजा कहता है। वह कहती हैं कि वह मानवता की क्षमता में विश्वास करते थे
और हमेशा कहते थे कि वे जादू के बिना भी जीत सकते हैं। यही कारण है कि वह रानी बनकर उसे सही साबित करना चाहती है। हालांकि इसके लिए कोई समय नहीं दिख रहा है क्योंकि बैंगनी बालों वाली कुतिया ने जुए के टूर्नामेंट में सभी प्रतियोगियों को हरा दिया है और वह विजेता का ताज पहनने वाली है। मंत्रियों के क्राउन रूम के अनुसार सोरा और अन्य लोग उससे मिलने आते हैं। लड़की का नाम क्रामी टोन्स स्टेफ रखा गया है क्योंकि वह अब कपड़े पहन रही है और उससे कहती है कि अगर उसे जरूरत हो तो वह अपने कपड़े वापस ले सकती है। फिर वह पोशाक को जमीन पर गिरा देती है और उसे टॉन्स कर देती है। अपने दादाजी को मूर्ख राजा कहती है और उनसे उनकी तरह गलतियां न करने के लिए कहती है। हालांकि सोरा पीछे आती है और कारुमी को ड्रेस वापस देती है और उसे बताती है कि वह एक खेल में चाहती थी, इसलिए उसे इसे तब तक अपने पास रखना होगा जब तक वह इसे वापस नहीं ले लेता। करुमी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और क्राउन रूम में चला जाता है, लेकिन सोरा स्टेफ और शेरो को उसका पीछा करने के लिए कहता है क्योंकि वे व्यर्थ लड़की से क्राउन लेने जा रहे हैं और फिर साबित करते हैं कि स्टेफ के दादाजी मूर्ख नहीं थे। वह राज्याभिषेक समारोह को रद्द कर देता है और कहता है कि उसे कारुमी के नई रानी बनने पर आपत्ति है। जब सोरा वेदी की ओर बढ़ी तो हर कोई हैरान हो गया और कारुमी ने स्टेफ को अपने नौकर को उसे चुनौती देने के लिए भेजने के लिए एक बुरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति कहा क्योंकि वह पहले ही हार गई थी। सोरा कारुमी के टोन्स को स्टेफ तक नहीं पहुंचने देती और फिर सभी से कहती है कि उन्हें इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह दूसरी प्रजाति की मदद से धोखा दे रही थी। हर कोई भ्रमित है, लेकिन तभी स्टेफ भीड़ में जाती है और एक लड़की के सिर से हुड़ खींचती है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में एक योगिनी है। हर कोई हैरान है और सोचता है कि कारुमी को गेम जीतने के लिए योगिनी से मदद मिल रही थी, लेकिन कारुमी ने ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे वह अपने जीवन में कभी योगिनी से नहीं मिली है। वह सोरा से कहती है कि अगर उसे लगता है कि योगिनी लड़की ही वह कारण है जिससे उसने सभी मैच जीते हैं, तो वह उसे कमरे से बाहर भेज सकती है और उसे एक गेम के लिए चुनौती दे सकती है। वे सभी उसे लेकर भाग जाते हैं और फिर कारुमी सोरा से कहती है कि चूंकि उसे चुनौती दी जा रही है, इसलिए वह तय करेगी कि वे कौन सा खेल खेलेंगे। वह कहती है कि यह एक ऐसा खेल होगा जहां धोखा देना असंभव है और फिर सोरा से कहती है कि जगह और नियम तय होने के बाद वह उसे बुला लेगी। उसके बाद सोरा ने स्टेफ को समझाया कि उन्होंने अंत में ही कारुमी को जादू का उपयोग करके धोखाधड़ी करते हुए देख लिया था। उनका कहना है कि नए राजा का फैसला करने वाले जुए के टूर्नामेंट में उनके अंडरवियर से ज्यादा साजिश की खामियां हैं। उनका कहना है कि कल्पित बौने शायद कारुमी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले तो इससे उसे रानी बनने में मदद मिलेगी और फिर वह राज्य के साथ साथ राजगद्दी भी उन्हें सौंप देगी। इस तरह कल्पित बौने अपने राजा को सीधे चुनौती दिए बिना ही मानवता पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्टेफ यह सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि चूंकि सोरा ने उसे धोखा देने के लिए बुलाया था, इसलिए कारुमी इस बार जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सोरा बस उससे पूछती है कि क्या उसके पास इस पर विश्वास करने के लिए एक अंकीय आईक्यू है क्योंकि करुमी निश्चित रूप से जादू का उपयोग करने जा रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं जिसका पता लगाया जा सके। बस इतना ही, और कारुमी उसे खेल स्थल पर ले जाने के लिए वहां आती है और गाड़ी में वह स्वीकार करती है कि वह कल्पित बौने के साथ काम कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि वह ऐसा केवल मानवता की खातिर कर रही हैं क्योंकि उन्हें शांति से रहने की एकमात्र उम्मीद एक मजबूत जाति के संरक्षण में रहना है। वह सोरा को बड़ी तस्वीर देखने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन सोरा और शिरो अचानक अपना जोजो पोज निकालते हैं और कहते हैं कि वे इस तरह की खाली धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कारुमी उनसे निराश है और कहती है कि वह उन्हें एक खेल में कुचल देगी। वह उन्हें एक महल में ले जाती है जहां उसने वह खेल तैयार किया है जो वे खेलेंगे।